दोस्तों फ्रोम में अभी तक आपने देखा कि किस तरह बॉयड ने अपनी ही पत्नी को अपने ही बेटे के सामने गोली मार दी, क्योंकि बॉयड की पत्नी भी उन्हीं आत्माओं के वश में आ चुकी थी जिन आत्माओं ने सैरा को वश में किया था। लेकिन बॉयड की पत्नी हड़बड़ी में सब लोगों को मारते ही चली जा रही होती है, जिस वजह से बॉयड को अपनी ही पत्नी पर गोली चलानी पड़ी। यहाँ कॉलोनी हाउस के अंदर मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से सभी लोग दोबारा टाउन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बॉयड और सैरा दोनों अब एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर निकल चुके थे। उनका मिशन था कि वो जंगल से अपने आप को उन मॉन्स्टर से किसी तरह बचाते हुए बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन वो ये सब कुछ किस तरह करेंगे इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। इसीलिए चलते चलते बॉयड को एक पत्थरों से बनी हुई गुफा नजर आई। बॉयड ने कहा ये वही गुफा है जहाँ पर मैं सबसे पहले जंगल के अंदर उन मॉन्स्टर से बचा था, और यहीं पर मुझे वो तालिस्मी पत्थर भी मिले। पता नहीं अब अगर हम रात यहाँ पे गुजारेंगे तो मॉन्स्टर्स हमारे पास आ भी पाएंगे या नहीं। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं कैनी को, जो अपनी माँ से बातें कर रहा था कि मॉम मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। कैनी की मॉम कहती है देखो कैनी, मैंने तुम्हें आज तक इतना ज्यादा हिम्मत हारा हुआ कभी नहीं देखा, इसीलिए तुम फिक्र मत करो। पहले भी तो हम यहाँ रह ही रहे थे ना, अब भी यहाँ रह लेंगे। इसी तरह कैनी अपने डाइनर से बाहर आ जाता है, जहाँ वहाँ पर उसे क्रिस्टी मिलने आई। क्रिस्टी ने कहा एक गुड न्यूज है, सभी कॉलोनी हाउस वाले अब फिर से कॉलोनी हाउस को चारों तरफ से रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से कॉलोनी हाउस में जा पाए। ये सुनकर कैनी बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डोना को, जो एक एक करके बॉयड के पुलिस स्टेशन में सबको एक रात गुजारने का कहती है, क्योंकि अगले दिन वो कॉलोनी हाउस को पूरी तरह रिपेयर करके फिर से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तभी डोना की नजर टेरी नाम के नौजवान लड़के पे पड़ती है। डोना कहती है अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? टेरी ने कहा नहीं, बस कॉलोनी हाउस इतनी ज्यादा सेफ जगह थी, वहाँ पर भी अटैक हो गया तो इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डोना कहती है देखो बेटा टेरी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचो मत, वरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया जो डोना से कहता है अरे क्यों सबको सब कुछ ठीक करवाने का या सब कुछ अच्छा फील करवाने का नाटक कर रही हो? तुम्हें भी पता है हम अब कहीं पर भी सेफ नहीं है, तो प्लीज ये अच्छे होने का या सब कुछ ठीक होने का नाटक बंद करो। जिस पर डोना बहुत ज्यादा निराश हो गई, क्योंकि डोना को भी पता था कि हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इसी के साथ वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही हम देखते हैं डोना को, जो बेचारी काफी ज्यादा हड़बड़ी में यहाँ वहाँ फिर रही थी। वो जैसे बाथरूम में आई तो ये देख हक्की बक्की रह गई, क्योंकि टेरी ने अपने आप को फांसी दे दी थी। क्योंकि टेरी कल से ही कुछ सही फील नहीं कर रहा होता, उसे लगता है कि हम चाहे जो कुछ भी कर ले मॉन्स्टर्स उन्हें मार ही डालेंगे। ये देखकर डोना और सभी टाउन वाले बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। लेकिन डोना तुरंत ही कॉलोनी हाउस आ जाती है, जहाँ पर जेड, जिम और कैनी टावर को लगभग बना ही देते हैं। जिम ने कहा डोना तुम ठीक तो हो ना? डोना कहती है नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और डोना अंदर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हमने देखा बॉयड और सैरा को, जो जंगल में चलते चलते अब तकरीबन 4 किलोमीटर दूर आ चुके थे। बॉयड कहता है देखो मुझे अभी तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता तुम्हारे सर में जो आत्माएं हैं वो तुमसे यही कह दे कि बॉयड को ही जान से मार दो। सैरा कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। बॉयड कहता है अच्छा होगा कि तुम किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, क्योंकि पहले ही तुम बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो। ये सुनकर सैरा बॉयड पर गुस्सा कर जाती है, जिस पर बॉयड कहने लगा देखो सैरा, गुस्सा करने का हक तुम खो चुकी हो, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही गुस्सा कर सकता है और वो हूँ मैं। ये सुनते ही सैरा चौंक जाती है और बेचारी रोना शुरू कर देती है। बॉयड को अब आखिरकार सैरा पर तरस आया और उसने सैरा की हथकड़ियों को खोल दिया और फिर सैरा को कहा चुपचाप मेरा पीछा करो। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिम और जेड को, जिन्होंने सभी कार्स में से जितनी हो सके उतनी बैटरीज को बाहर निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। लेकिन जिम कहता है देखो हम इतनी सारी बैटरीज का करेंगे क्या? जेड ने कहा अरे ये तुम्हें ज्यादा लग रही है भाई, इस जैसी अगर 10 और भी होगी ना तो हम फिर भी टावर से सिग्नल को टाउन से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि ये सभी की सभी बैटरीज तकरीबन डेड हो चुकी है। जिम कहता है तो मिस्टर जीनियस कुछ सोचो, क्योंकि बैटरीज या इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा वो टावर या सारी की हुई मेहनत किसी लायक नहीं होगी। ये सुनते ही जेड ने जिम से कहा चलो मैं कोई ना कोई हल निकालता हूँ, और वहाँ से चला गया। यहाँ हम देखते हैं डोना को, जो बेचारी शराब पीते हुए टेरी को याद करके बहुत ज्यादा रो रही थी। इतने में वहाँ कैनी आ जाता है, जो डोना से कहने लगा देखिए डोना, मुझे पता चला है कि आपने नाश्ता नहीं किया, तो प्लीज कुछ खा लीजिए। डोना इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वो कैनी को कहने लगी देखो अब अच्छे बनने का या बॉयड की जगह लेने का नाटक मत करो। ये सुनते ही कैनी बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। डोना कहती है मुझ पर एक एहसान करना, दोबारा मुझसे मिलने बताना, इसलिए प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन कैनी तुरंत ही डोना को शांत करवाने लगा, मगर डोना भागती हुई नीचे आई
और एक कुल्हाड़ी की मदद से कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में छेद करना स्टार्ट कर देती है। कैनी और जिम ने उन्हें देखकर डोना को रुकने का कहा, लेकिन डोना इतने ज्यादा गुस्से में थी कि डोना ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। डोना कहती है, यहाँ पर एक भी चीज ऐसी नहीं जिससे हम सुरक्षित हो। ये कॉलोनी हाउस जिसे हम बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव मानते थे, इसी घटिया और 2 कौड़ी के कॉलोनी हाउस ने पता नहीं हमारे कितनों की जानें ले ली। डोना के इतना ज्यादा शोर करने की वजह से वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हो गए, जिसे देखकर डोना अब फाइनली उन सब की एक भी सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर बॉयड अब दरख्तों पर ट्रैकिंग सिग्नल्स बना रहा होता है ताकि वो जंगल में कहीं खो ना जाए। और इसी तरह करते करते वो अब एक पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं, क्योंकि उस पेड़ पर पता नहीं किसने बहुत ज्यादा कांच की बोतलें लटका रखी थी। दोस्तों, अभी तक इस जंगल के अंदर टाउन में से कोई भी यहाँ नहीं आया था, तो ये बोतलें लटकाई तो लटकाई किसने? वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही सैरा को बहुत ही अजीब तरह दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाती है। बॉयड ने सैरा को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैरा जरा सी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं टाउन का सीन, जहाँ पर एक बार में डोना शराब पी रही होती है। तभी वहाँ पर कैनी आया, जिसे देखकर डोना ने तुरंत ही कैनी से कहा, लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई। जब मैंने बोला था कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे तो तुम फिर अपना घटिया सा मुंह उठाकर यहाँ पर चला है। कैनी कहता है, देखिए आपको मुझ पर जितना गुस्सा होना है आप कर लीजिए, लेकिन प्लीज इस तरह आप अपनी हालत को और भी बिगाड़ रही हो। देखिए, जितने ही बॉयड यहाँ पर लोगों को संभालते थे, यकीन मानिए आप भी कुछ कम नहीं हो। आपको देखकर भी कई लोगों को हौसला मिलता है। डोना कहती है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अफसोस के साथ अब मेरा हौसला टूट चुका है। कैनी ने कहा, नहीं, हम जो टावर बना रहे हैं ना, हमें उम्मीद है कि उससे हम घर वापस जा पाएंगे। डोना ने कहा, ओ टावर, तुम जो टावर बना रहे हो ना, उसका ना सर है ना कोई पाँव। तुम्हें नहीं पता कि लोग निराशा से कितने ज्यादा इफेक्ट होते हैं। कल टेरी भी निराश होने की वजह से ही अपने आप को मार बैठा। पता नहीं जब तुम लोगों का वो सो कॉल्ड टावर खराब होगा ना या नाकाम होगा ना, तब पता नहीं कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उनमें उम्मीद टूट जाएगी और सब लोग यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होंगे। तो तुम बताओ उस टाइम तुम क्या करोगे? कैनी कहता है, चलो हम यहाँ हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठे, हम कुछ ना कुछ कोशिश तो कर ही रहे हैं, और कोशिश करने से पहले ही आपने मन बना लिया है कि टावर फेल हो जाएगा। डोना कहती है, मैंने मन नहीं बनाया, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर एक मर्तबा वो टावर फेल हो गया तो बताओ फिर तुम किस तरह लोगों को संभालोगे? तुम्हें प्लान ए और प्लान बी दोनों के लिए तैयार रहना होगा। और हाँ, मैं उस टावर को बनाने में तुम्हारी पूरी मदद कर रही थी और आगे भी करती जाऊंगी, और इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर कैनी की जान में अब जाकर थोड़ी सी जान आती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिम को, जिसके पास एलिस आता है। एलिस ने कहा, अभी तक बैटरीज रेडी नहीं हुई क्या? जिम कहता है, नहीं यार, हमें काफी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन हमारे इस टाउन के अंदर हर जगह पर बिजली तो है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि तारों के अंदर जरा सा भी तार मौजूद ही नहीं है। एलिस कहता है, हाँ ये तो बात 100% सच है, यहाँ पर हर एक चीज रियलिटी से काफी ज्यादा दूर है। जिम कहता है, हम सोच रहे हैं टावर तो बिल्कुल रेडी है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे तब हम टावर को भी इंस्टॉल कर देंगे, तो हो सकता है हमें 4-5 दिन लग जाए। एलिस कहता है, हमारे पास इतने दिन नहीं है यार। जिम ने कहा, यकीन मानो, अगर 4-5 दिनों में भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा कर लिया तो हमारे लिए वो किसी बोनस से कम नहीं होगा। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैनी ठीक बॉयड की तरह ही टाउन के अंदर घंटी बजा रहा होता है, जिसकी घंटी को सुनकर सभी टाउन वाले अपने अपने घरों में जाने लगे। तभी कैनी की मुलाकात क्रिस्टी से हुई, जो काफी ज्यादा दुखी थी। क्रिस्टी ने कहा, टेरी मेरा काफी अच्छा दोस्त था। बेचारे टेरी को फूड पॉइजनिंग हुआ करती थी और वो अक्सर हॉस्पिटल में मुझसे कुछ न कुछ दवा मांगने आया करता था, लेकिन वो दिल का बहुत साफ था, इसीलिए आज उसकी मौत पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। कैनी कहता है, देखो क्रिस्टी, जो चले गए वो बेचारे चले गए, अब ये हम पर है कि जिंदा बचने वालों को हम किस तरह यहाँ से बाहर निकालते हैं, तो प्लीज तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत होना होगा। कैनी की बात सुनकर क्रिस्टी कैनी को जोर से गले लगा लेती है और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं जेड को, जो कैनी की मॉम के साथ डिनर में हेल्प करवा रहा होता है। जेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रखा था क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से कैनी की मॉम को गुस्सा आया और वो तुरंत ही जेड को चुप करवा देती है। कैनी की मॉम ने कहा, इस तरह किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकलने वाला, प्लीज चुप करो और ठंडे दिमाग से सोचो, शायद कोई ना कोई हल निकल ही आए। तुम तो बल्ब की तरह गर्म ही हुए जा रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर जेड के दिमाग में एक बहुत ही दमदार और थासु आइडिया आता है। जैसे कैनी की मॉम ने बल्ब का जिक्र किया तो जेड को पता चला कि ये सब कुछ भी तो किसी न किसी आउटपुट से, यानी किसी न किसी स्विच से तो चल ही रहे हैं ना। और यहाँ पर जेड इलेक्ट्रिसिटी की मिस्ट्री को सोल्व कर लेता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं जिम को, जो फाइनली कॉलोनी हाउस में सारा काम निपटा कर अब अपने घर आ चुका था। घर
आते ही उसे अपनी बेटी जूली दिखाई दी। जूली कहती है, हम काफी नीचे तक गड्ढा खोद चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें नीचे क्या है उसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। इस पर जिम भी अब एक बास्केट उठाकर नीचे चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर एक टेंट के अंदर बॉयड और सैरा उसी तालिस्मी पत्थर को टेंट में लटका कर डरे सहमे हुए बैठे थे। सैरा कहती है, मुझे माफ कीजिए कि मैं काफी गलत टाइम पर बेहोश हो गई थी। बॉयड कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती। देखो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अभी तक जंगल के इस हिस्से में हमारे अलावा कोई नहीं आया, तो फिर ये जो पेड़ पर बोतल्स लटकी हुई थी आखिर ये किसने की होंगी। सैरा कहती है, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उन बोतल के पेड़ के पास जब हम गए थे ना, तब मुझे जोर जोर से आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आत्माएं मुझे कह रही थी कि तुम लोग जहाँ भी हो यहाँ से वापस टाउन में चले जाओ, अगर आगे बढ़े तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बॉयड कहता है, देखो सैरा, तुम इनकी बातों में ध्यान क्यों देती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आत्माएं हमें यहाँ से निकलने ही नहीं देना चाहती। सैरा कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी उनके टेंट के बाहर कोई जोर जोर से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उस पत्थर के लगे होने की वजह से कोई भी टेंट के अंदर नहीं आ पाता। अब चूंकि वो अंदर तो आ नहीं सकते थे, तो मॉन्स्टर्स बहुत ही खूंखार आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और हमने देखा कि उनका टेंट अब किसी चीज ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं वो चीज उन्हें खींच कर कहाँ ले जाए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनका टेंट अब फाइनली सही सलामत रुक जाता है। बॉयड सैरा को कहते हैं, तुम ठीक हो ना। सैरा ने कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो आत्माएं मुझे लगातार कह रही है कि वापस चले जाओ, यहाँ पर आना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वो देखते हैं कि टेंट के बाहर चारों तरफ आधी रात को हर तरफ रोशनी होना शुरू हो जाती है। उनको लगा शायद बाहर सुबह हो चुकी है, लेकिन बॉयड तुरंत ही समझ गया कि ये भी उन मॉन्स्टर्स की चाल ही होगी, इसीलिए बॉयड बाहर निकलने के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता और सैरा को कहता है, हमें यहाँ पर कम से कम 6 घंटे और बिताने होंगे। इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जिम, टेबिथा, जूली और उसके बेटे ईथन को, जिन्होंने गड्ढे को काफी ज्यादा गहरा बना दिया था। और तो और जब टेबिथा ने अपना शवल नीचे मारा तो अब उसे पहली बार एक हार्ड सरफेस महसूस हुई। ये देखकर वहाँ पर मौजूद चारों के चारों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और इसी के साथ वो सीन भी कट हो गया। सुबह होते ही हमने देखा जेड को, जो फौरन से काफी हड़बड़ी के साथ जिम और टेबिथा के पास आता है। उसने तुरंत ही सबको अपने पास बुलाया। जिम ने कहा, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जेड कहता है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी को रेडियो टावर पर किस तरह लेके जाना है उसका सोल्यूशन मिल चुका है। फिर तुरंत ही जेड ने वहाँ पर मौजूद एक लैंप उठाई, लैंप के अंदर बल्ब को निकाला और सबको दिखाया कि देखो बल्ब का जो होल्डर है ना, वो किसी भी तार या वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर बताओ ये बल्ब क्यों चल रहा है। और इसी तरह ये देखो, ये है हेयर ड्रायर, ये मेरी गाड़ी में पड़ा था, देखो ये तो इस टाउन का नहीं है ना, तो अब मैं जब इसकी वायर्स को होल्डर के अंदर लगाऊंगा और फिर बल्ब को इंस्टॉल कर दूंगा तो फिर देखना ये हेयर ड्रायर ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये आइडिया सुनते ही जिम और टेबिथा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। जेड कहता है, बस अब हमें सभी बैटरीज की वायर को ऐसे ही काफी लैंप होल्डर्स में लगाना होगा और फिर हम रेडियो को इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉयड और सैरा को, जो अब आखिरकार काफी टाइम टेंट में गुजारने के बाद हिम्मत जुटाते हुए बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही जो उन्होंने देखा, इसे देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो गए, क्योंकि बाहर चारों तरफ पेड़ों पर मकड़ियों के जाले ही लगे हुए थे। हर तरफ मकड़ियों के जाले लटक रहे होते हैं और फिर वो सीन भी कट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं जिम और जेड को, जिन्होंने सभी टाउन वालों को डाइनर के अंदर बुलाकर अपना आखिरी और फाइनल आइडिया शेयर किया। जिम कहता है, देखो आज शाम तक हम टावर को इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी देकर रेडियो से सिग्नल्स को बाहर फेंकेंगे, तो प्लीज जितना जल्दी आप हमारी मदद करोगे उतना जल्दी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। जिस पर वो सभी लोग उन दोनों की मदद करने को और जी जान से काम करने को मान गए। इसीलिए जेड उन सबको कहता है, देखो अब हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास तारें बहुत ज्यादा कम है, तो आपको जहाँ कहीं भी छोटी से लेकर कोई बड़ी तार मिलती है तो उसे उठाकर हमारे पास ले आइए और हम उन्हें जोड़कर एक काफी बड़ी और लंबी तार बनाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने टावर को काम करने लायक बना देंगे। जेड की बात सुनते ही सभी लोग पूरे टाउन में से तारों को इकट्ठा करने निकल जाते हैं। यहाँ आप देखते हैं एक एम्बुलेंस का सीन, जहाँ पर कैनी और क्रिस्टी उस एम्बुलेंस की सभी छोटी से लेकर बड़ी तार को इकट्ठा कर रहे थे। इतने में ही कैनी अब आखिरकार हिम्मत जुटाकर क्रिस्टी को प्रपोज कर ही देता है। क्रिस्टी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गई। पहले तो क्रिस्टी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बाद में क्रिस्टी ने कहा, देखो कैनी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अगर आज हमारा आइडिया सक्सेसफुल रहा तो घर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही मानो जैसे कैनी के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। क्रिस्टी ने कहा, कैनी मुझे माफ करना, लेकिन कैनी सभी तारों को उठाकर क्रिस्टी की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ आप देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर एलिस और फातिमा
दोनों अब कॉलोनी हाउस के बाहर आते हैं। एलिस कहता है हो सकता है कि आज हम यहाँ से बाहर चले जाएं और इस मनहूस टाउन को हमेशा के लिए अलविदा कह दे, इसलिए मेरी बात मानो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही फातिमा बहुत ज्यादा चौंक जाती है। पहले तो फातिमा ने बहुत सोचा, लेकिन अगले ही पल फातिमा एलिस से शादी को मान जाती है। साला हर कोई किसी न किसी को प्रपोज कर रहा है, एक हम है जो अभी तक सिंगल है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं बॉयड और सैरा को, जिन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने ये सोचा कि देखो अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो पता नहीं यहाँ पर हमारे साथ और क्या क्या हो जाए। इसलिए बॉयड सैरा को कहता है तुम मेरा बस पीछा करो, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सैरा बार बार कहती है देखिए आज तक पहले कभी भी वो आत्माएं गलत नहीं हुई, उन्होंने अगर हमें वापस जाने का कहा है तो हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन बॉयड अब आखिरकार सैरा को सब कुछ सच सच बताई देता है। बॉयड ने कहा देखो मुझे कैंसर है और मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और जीऊंगा, तो प्लीज मरने से पहले मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी कर दो। ये सुनते ही सैरा बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सैरा ने कहा ये हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप पहले बताते तो मैं आपके साथ आती ही नहीं। बॉयड कहता है चलो अब इन बातों का जरा सा भी वक्त नहीं है। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में ही बॉयड को अपनी बीवी अमेंडा की आवाजें आना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये आवाजें सिर्फ और सिर्फ बॉयड को ही सुनाई दे रही थी। बॉयड उन आवाजों का पीछा करते करते काफी दूर आ जाता है। सैरा ने बॉयड को रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉयड अब एक बहुत बड़े पेड़ पर, जहाँ पर जगह जगह जाले लगे हुए थे, अपनी बीवी की आवाज का पीछा करते करते उस पेड़ के अंदर घुस गया। जहाँ बॉयड देखता है कि उसकी बीवी अब मकड़ियों के जालों के अंदर बहुत बुरी तरह बंधी हुई थी। बॉयड ने कहा अमेंडा चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन अमेंडा ने अगले ही पल बॉयड के हाथ को पकड़कर काफी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बॉयड डर के मारे वहाँ से पीछे हुआ, जिस वजह से उसका पाँव मकड़ियों के अंडों पर आ जाता है। उसमें से काफी ज्यादा मकड़ियां बाहर आई और बॉयड के शरीर पर चढ़ना शुरू कर देती है। बॉयड ने एक एक करके सभी मकड़ियों को नीचे उतारना शुरू कर दिया और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद वो सभी मकड़ियां बॉयड से दूर हो जाती है। ये सीन देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। यहाँ हम देखते हैं जिम और कॉलोनी हाउस के सभी लोगों को, जिन्होंने फाइनली अब पूरे टावर को और उसकी पूरी सेटिंग को अरेंज कर लिया होता है और वो टावर को इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर बॉयड की हालत अब लगातार खराब हो रही थी। दोस्तों ये ऐसा क्यों हो रहा है हमें आगे चल के पता चलेगा। सैरा कहती है बॉयड हमें चलना होगा, शाम होने वाली है और 3 घंटों में अंधेरा हो जाएगा। मगर बॉयड अब सैरा पर ही गुस्सा होकर कहता है देखो लगता है तुम ठीक थी, हमें वापस चले जाना है। लेकिन सैरा कहती है अब हम इतना आगे आ चुके हैं तो वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो प्लीज हिम्मत मत हारिए। इसलिए बॉयड अब अपने आप को संभाल कर खड़ा हो जाता है। वो दोनों जैसे ही खड़े हुए तो ये देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर के ठीक ऊपर काले बादल जोर जोर से मंडरा रहे होते हैं। उनको पता चल गया कि कुछ ही देर बाद बहुत जोर की तूफानी आंधी आएगी, इसलिए उन्हें वक्त रहते कोई ना कोई शेल्टर जरूर ढूंढना होगा, क्योंकि टेंट के अंदर तो वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके टावर को ऊपर छत पर इंस्टॉल कर लिया है और नीचे सभी लोग बस इलेक्ट्रिसिटी को चालू करने ही वाले थे। डोना उन सबका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं, इसीलिए अपनी जी जान लगा दो। ये सुनकर बाकी सभी लोगों का काफी ज्यादा हौसला बढ़ गया। उतने में ही वहाँ क्रिस्टी आई, जो कैनी के पास आकर कुछ देर पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। कैनी कहता है अरे नहीं नहीं इसकी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मगर क्रिस्टी ने कहा प्लीज मुझे भी माफ करो, मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। जिस पर वो दोनों अब फाइनली एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब कुछ देर बाद सभी कॉलोनी हाउस वाले कॉलोनी हाउस के बाहर खड़े होकर रेडियो पर सिग्नल भेजने को तैयार थे। जैसे ही रेडियो टावर इंस्टॉल हुआ तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिम के कहने पर उन सभी लोगों ने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी चालू कर दिया और फिर रेडियो पूरी तरह वर्क करना शुरू कर देता है। अगले पल वहाँ पर तबिथा आई, जो जिम को कहती है कि बस थोड़ी ही दूर और कुछ देर और खोदने के बाद नीचे जो कुछ भी है वहाँ तक पहुँच जाऊंगी। जिम कहता है अरे नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम फाइनली यहाँ से निकलने ही वाले हैं। लेकिन तबिथा ने कहा हमें प्लान बी भी तो तैयार रखना होगा ना। इतना कहकर वो जिम को किस कर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। लेकिन तभी उन सब ने देखा कि उनकी तरफ अब काले बादल जोर जोर से बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर कॉलोनी हाउस वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसलिए अब उन्हें तुरंत ही यहाँ से सिग्नल को बाहर भेजना होगा। तभी जंगल में हमने देखा बारिश हो रही है और बॉयड सैरा के साथ काफी मुश्किल से सफर कर रहा होता है। तभी उन दोनों को थोड़ी दूर से एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई, मानो जैसे वो किसी बोट या किसी प्लेन की आवाज हो। उस आवाज का पीछा करते करते वो जैसे ही एक ऊंची जगह पर आए तो उन्हें नजर आया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है। दोस्तों लाइट हाउस तो पुराने जमाने में हुआ करते थे, जहाँ पर समुद्र के बीचों बीच किसी आइलैंड पर इन्हें बनाया जाता था ताकि शिप्स को रास्ता दिखाया जा सके। ये देखकर बॉयड और सैरा काफी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि ये लाइट हाउस वर्क भी कर रहा था। इसी के साथ
साथ वो सीन कट हुआ और हम यहाँ पर देखते हैं जेड और जिम को, जिन्होंने फाइनली अब बाहर मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर डोना आई और डोना सबको कहने लगी कि आंधी और तूफान बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए इससे पहले कि कोई नुकसान हो वक्त रहते अंदर चले जाओ। लेकिन जिम ने कहा ये हमारा पहला और आखिरी मौका हो सकता है, इसीलिए वो दोनों तूफान के चलते भी सिग्नल भेजना जारी रखते हैं। तभी बारिश और भी ज्यादा तेज हुई और उनकी उम्मीदें बहुत टूट जाती है और तो और उन्हें अभी तक दूसरी ओर से जवाब तक नहीं मिला था। लेकिन कुछ ही देर में रेडियो की दूसरी तरफ किसी आदमी के बोलने की आवाज आई। वो आदमी तुरंत ही कहने लगा, क्या तुम जिम बात कर रहे हो? ये सुनते ही जिम बहुत ज्यादा दहशत में आ जाता है। जिम ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी बात किससे हो रही है? वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी बीवी को बेसमेंट में गड्ढा नहीं खोलना चाहिए था। ये सुनते ही जिम और भी ज्यादा दहशत में आ गया और तुरंत ही अपनी बीवी की ओर निकल जाता है। डोना ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन जिम किसी की भी नहीं सुनता। दोस्तों यहाँ आप देखते हैं तैबिथा को, जिसने फाइनली उस पत्थर की दीवार को तोड़ दिया था और वो सीधा नीचे एक गुफा में आ गिरती है। कुछ ही देर बाद उसने अपने आप को संभाला लेकिन तभी उसके पीछे एक ब्लू लाइट आ गई। तैबिथा उस लाइट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो लाइट किसी और की नहीं बल्कि विक्टर की ही थी। विक्टर तैबिथा को कहता है, ये जगह टूटने वाली है, इसीलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। तैबिथा कहती है, मैंने बहुत मेहनत और बहुत वक्त जाया किया है, आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये बेसमेंट या ये गुफा है किस चीज की। विक्टर कहता है, अगर हम लोग ना ही जाने तो अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर्स सोते हैं। विक्टर ने उन मॉन्स्टर्स के बनाए हुए अजीब तरह के चित्र को भी तैबिथा को दिखाया, जिसे देखकर तैबिथा डर गई और विक्टर कहता है, जल्दी से मेरे साथ चलो इससे पहले कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाए। और तैबिथा विक्टर के साथ गुफा के अंदर चली जाती है। यहाँ जिम भागता भागता जैसे ही अपने घर की बेसमेंट के ऊपर आया तो उसने देखा कि बेसमेंट अब बिल्कुल टूट चुकी है और वहाँ पर तैबिथा का नामो निशान तक नहीं होता। ये देखकर जिम बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। इसी के साथ वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर बॉयड और सैरा अभी तक किसी सेफ शेल्टर में नहीं गए थे और तो और रात भी होने वाली थी। बॉयड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से सैरा और भी ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें नहीं पता था कि रात होने पर वो मॉन्स्टर से किस तरह बचेंगे। तभी सैरा की नजर एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए छोटे बच्चे पर गई। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा वही था जो विक्टर को भी नजर आया करता है। उस बच्चे ने सैरा को इशारा किया, जहाँ पर देखने से सैरा को पता चला कि वो बच्चा एक खोखले पेड़ की ओर इशारा कर रहा है। सैरा ने तुरंत ही बॉयड को उठाया और कहा कि इस पेड़ में छुप जाइए। और बॉयड जैसे उस पेड़ के अंदर जाता है तो उसने देखा कि बॉयड अब एक टनल या किसी चिमनी टाइप की जगह में फंस चुका है, क्योंकि वो आया तो एक पेड़ में था लेकिन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर पता नहीं कहाँ फंस गया। बॉयड ने यहाँ वहाँ आवाजें देना शुरू की लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता जो बॉयड की बात भी सुन पाए। इसी के साथ हम देखते हैं टाउन का सीन, जहाँ पर कड़ी बारिश हो रही थी और अब ठीक बाकी लोगों की तरह काफी लोगों से भरी हुई बस आकर रुकती है। और इसी के साथ फ्रॉम का ये पहला सीजन यही खत्म हो जाता है। गाइस, आप सब लोग हर नई अपलोड की जाने वाली वीडियो पर एक ही कमेंट करते हो कि फ्रॉम का अगला पार्ट कब आएगा, लेकिन प्लीज उन वीडियोस को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप फ्रॉम की सीरीज को देते हो। थैंक्स फॉर योर टाइम मेरे प्यारे दोस्तों।